आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डार्विन के सिद्धांत को। ठीक है, डार्विन का सिद्धांत, जिसको हम लोग जानते हैं डार्विनवाद। वाद मतलब क्या होता है? वाद मतलब ये नहीं समझना कि वाद विवाद हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वाद का मतलब होता है सिद्धांत, उसका विचार। तो डार्विन ने जो विचार दिया था, जो सिद्धांत दिया था, उसको कहते हैं डार्विनवाद। पर एक निबंध लिखने के लिए कहा है, यही क्वेश्चन है। तो डार्विनवाद को इंग्लिश में कहते हैं डार्विनिज्म। ठीक है, डार्विनिज्म मतलब इज्म, जिस वर्ड में रहे लास्ट में ISM, इज्म। इसका मतलब समझ जाना, वो कोई कॉन्सेप्ट है, कोई थ्योरी है, कोई सिद्धांत है। ठीक है, इसी को कहते हैं डार्विनियन थ्योरी, ये भी कह सकते हैं, अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। डार्विनियन थ्योरी हो गया, या फिर इसको ये भी कहते हैं विकासवाद या क्रमिक विकासवाद। दो तरह का, इस सारा शब्द एक ही है, एक ही सिद्धांत को सभी लोग बताता है। तो हम लोग इसी डार्विनवाद को आज समझने का प्रयास करेंगे। इनका जो सिद्धांत है, इसको इस तरह समझ सकते हैं, थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। विकासवाद यहाँ शब्द आया था, तो विकासवाद क्या कहता है? विकास के सिद्धांत को कहता है। तो डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत किस चीज़ का है? विकास का सिद्धांत है। तो किसका विकास? हमारे लिए धन संपत्ति का विकास नहीं, इन्होंने दिया है इस धरती पर जीवों का विकास कैसे हुआ, जीवों का किस तरह से विकास हुआ है, उसकी एक परिकल्पना किया गया। क्योंकि किसी ने भी, कोई हम बैक में जा करके हजारों साल पीछे क्या हुआ था उसको तो नहीं जान सकते हैं। उसके लिए हम लोग एक सिद्धांत देते हैं कि इस तरह से धरती पर जीवन का उत्पत्ति हुआ होगा। तो डार्विन ने बहुत विचार करके, बहुत अध्ययन किया और एक सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत शुरुआती स्तर पर था, इसलिए पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता है। बाद में बहुत सारा उनका आलोचना हुआ और वो बहुत सारे सिद्धांत कट गए। ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। वो प्रकृति से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने प्रकृति का बहुत अध्ययन किया। उन्होंने जो लिखा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस बुक में 1859 ईस्वी में प्रकाशित कराया। ठीक है, इस सिद्धांत को उसके बाद ही दुनिया में सब लोग जाना। तो इनका जो सिद्धांत है वो प्रकाशन होने के बाद समझ में आया, लेकिन उसके पहले उन्होंने बहुत अध्ययन किया था। डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, रॉबर्ट डार्विन उसके पिता का नाम था और चार्ल्स इसका नाम है। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इसका पूरा नाम हो गया। इस तरह से परंपरा है, हमारे साउथ इंडिया में परंपरा है कि पिताजी के नाम के साथ बच्चे का नाम जोड़ा जाता है। तो उसी तरह से वहाँ पर भी ये नाम था, इसीलिए बड़ा बड़ा नाम होता है। हम लोग अभी नाम क्या रखते हैं? छोटा छोटा नाम रखते हैं। तो ये सही पूरा नाम है, लेकिन हम लोग डार्विन के मतलब इसी डार्विन को समझते हैं, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को। इसकी जो है जीवन काल कितना क्या रहा? 1809 ईस्वी से 1882 ईस्वी। ठीक है, और ये कहाँ का था? इंग्लैंड का। इसके बारे में एक और विशेष कहानी है कि चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था, वो हुआ था 12 फरवरी को। कब हुआ था? 12 फरवरी को। इसी दिन अब्राहम लिंकन का भी जन्म हुआ था। दोनों एक ही दिन जन्मे थे। कौन कौन? अब्राहम लिंकन और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इसका दोनों का अपना अपना महत्व है। अब्राहम लिंकन को हम जानते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति बना था और इन्होंने वहाँ पर से गुलामी को ख़त्म किया। सबको गुलाम बनाया जाता था वहाँ पर, तो उसका वहाँ पर से हटाया, काले घोड़े का भेद मिटाया। और डार्विन ने इस तरह के जो अंधेरा था कि क्या हुआ है धरती पर, कैसे बना है, इसके लिए एक खोज का प्रयास किया। तो ये जो भी अपना पढ़ाई कर रहे थे, तो 1831 से 36 के बीच इन्होंने समुद्री यात्रा की है। अपना अध्ययन, इनका जो अध्ययन है किस पर आधारित है? उनके समुद्री यात्रा पर आधारित है। उस यात्रा पर जा रहे वाले एक HMS बीगल, इस नाम का जहाज था। ठीक है, शिप था। ये शिप जा रहा था समुद्र के मुआयना करने के लिए, द्वीपों को ढूंढने के लिए, उस पर जो है कुछ क्या है उसका अध्ययन करने के लिए। तो इनके गुरुजी ने कहा कि तुमको चलना है तो चलो, तुम्हारा इंटरेस्ट प्रकृति में है। और प्रकृतिवादी जो है इनका एक प्रकृतिविद गुरुजी थे, तो वो उन्होंने इनको ले गया। तो ले गए तो ये जो है
एक छोटे से कमरे में केबिन में बंद करके रहते थे और बहुत सारे प्लांट्स का एनिमल्स का इसने कलेक्शन किया और कितना दिन तक रहा 31 से 36 साल, लगभग 5 साल तक ये समुद्र में रहे, छोटे छोटे द्वीप पर जा करके रहे और ये गए अध्ययन करने के लिए, सरकारी पैसे पर नहीं गए थे, इसलिए आप इतने प्रकृतिविद बन करके गए यात्रा पर। और यात्रा का उद्देश्य क्या था कि जो भी द्वीप समूह है, कुछ गैलापैगो द्वीप समूह है, इसका सर्वेक्षण करना, उसको देखना वहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन से जीव हैं, कौन कौन से पौधे हैं और वहाँ पर जो वन्य प्राणी है उसका अध्ययन करना, यही उनका उद्देश्य था, इसीलिए गए थे वो। तो अध्ययन करके जो इन्होंने अपना बात निकाला वो मुख्य रूप से ये है कि अनुकूलन और परिवर्तन होता है। जो जीव जहाँ पर रहता है, जैसे माहौल में रहता है, वैसा ही वो बनने का प्रयास करता है, चाहे वो जो दिक्कत हो या वहाँ पर उसको वायु मिले या प्रकाश नहीं मिले, जो भी परिस्थिति है वहाँ पर, परिस्थिति के अनुसार हर जीव प्रकृति में ढल जाता है। तो जो ढल करके उसमें कुछ परिवर्तन कर लेता है अपने व्यवहार में, तो जो व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है उसी को कहते हैं अनुकूलन। तो इन्होंने यही देखा कि जो हमारे ये जहाँ से गए थे कि हमारे यहाँ जो जीव पेड़ पौधे हैं उस तरह के पेड़ पौधे वहाँ भी हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ परिवर्तन हुआ है कि हमारे यहाँ का जो वातावरण है वो अलग है और वहाँ का वातावरण अलग है। तो अलग होने के कारण उसमें थोड़ा सा चेंजेज हुआ। तो यही कहे कि परिवर्तन क्या हुआ, शारीरिक अंगों में परिवर्तन हो गया, आदत में उसके कुछ आदत बदल गए और व्यवहार में परिवर्तन हुआ और विभिन्न जीवों में भिन्नता भी हो गई। जब व्यवहार में परिवर्तन होगा, एक ही जीव दूसरे दो जगह अलग अलग जगह रहेंगे तो दो तरह का व्यवहार हो जाएगा, तो भिन्नता है तो होगी ही। इस विभिन्नता के कारण उन्होंने देखा ये किसके कारण हुआ, तो वातावरण के कारण, प्रकृति के कारण हुआ। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि उस द्वीप पर एक रिया नाम का पक्षी था, ठीक है, और उस इधर जो शुतुरमुर्ग है वैसा ही सब कुछ था, थोड़ा सा परिवर्तन था। तो इनके सिद्धांत को हम लोग मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं में समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कह रहे हैं। ऑल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के जितने भी स्पीसीज हैं, जितने भी जातियां हैं, एराइज एंड डेवलप, उत्पन्न होता है और विकास होता है। कैसे कैसे विकास करता है, एक जीव अगर बना कभी प्रकृति में तो वो जीव हमेशा वही रहता, लेकिन उसके बाद दूसरा जीव कैसे बना, तो कह रहा है कि वो डेवलप हुआ कैसे, थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, ठीक है। कैसे हुआ दूसरा जीव बना, तो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा सिलेक्शन हुआ। हम यहाँ पर देखते हैं कि 100 विद्यार्थी है, तो 100 विद्यार्थी में टॉपर कौन है, तो कोई एक ही ना चुनाएगा। वो जो सिलेक्शन हुआ वो कैसे सिलेक्शन होता है, उसमें कुछ गुण विशेष होता है, उसमें कुछ जो है ऐसी एबिलिटी होती है तो वो सबसे अलग होने का काबिलियत रखता है। ये कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन और नेचर करता है सिलेक्शन। इस धरती पर किसको जिंदा रहना है, किसको मर जाना है, इसका डिसाइड कौन करेगा, ये डिसीजन कौन लेगा, ये नेचर लेता है कि किसको रहना है। जिसको रहना है तो किसको रखना है, तो सिलेक्शन करने के समय वो देखता है कि कौन अपने आप को ढाल सकता है, अपने आप को कौन चेंज कर सकता है। जिसमें चेंज करने का गुण होगा वो टिक जाएगा और जिसमें चेंज करने का गुण नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि कुछ पौधे होते हैं, पेड़ है से सीधे खड़े हैं, ठीक है, और एक होता है लता होता है ना, वो नरम होता है, या नरम पौधे, घास जो होता है वो नरम होता है ना, पेड़ जो है जो स्टिक खड़ा रहता है, आंधी उसको क्या करता है, तोड़ देता है, और पौधा जो है जो नरम है उसको कुछ करता है, उससे कुछ नहीं होता है। लता जो है कुछ होता है, कुछ नहीं, क्योंकि उसमें परिवर्तन करना आता है। हवा इधर चल रहा है इधर मुड़ गया, इधर हवा चला इधर मुड़ गया, कुछ नहीं होगा। और जो नहीं मुड़ सकता है, जो बदल नहीं सकता है, उसका क्या होगा, उसका अंत हो जाएगा, वो सिलेक्शन में छट जाएगा, धरती पर उसको रहने लायक नहीं माना जाता है। तो कह रहा है ये चीज नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा वो एराइज एंड डेवलप होता है। कैसे, स्मॉल, छोटे स्तर पर, अचानक नहीं करता है, छोटे छोटे स्तर में करता है। और इनहेरिटेड वेरिएशंस, इनहेरिटेड मतलब जो उसमें परिवर्तन हुआ वो अगले जीवों में परिवर्तन होता है, उसके संतति में होता है।
जो हमें हमारे में परिवर्तन होगा वो हमारे बच्चों में परिवर्तन हो जाएगा, हमारे उसके बच्चों में परिवर्तन होगा। इस तरह से कई जीवों के जनरेशन के बाद वो चेंज दिखेगा। तो स्मॉल चेंज होते 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 कई जनरेशन के बाद वो ज़्यादा चेंज दिखता है। इसी कारण वेरिएशन भी होता है। वेरिएशन मतलब विभिन्नता, अलग अलग एक ही चीज़ के, जैसे चावल है, चावल की कितनी वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है, तो उसी को कहते हैं वेरिएशन। यही कह रहा है कि इंक्रीज द इंडिविजुअल्स एबिलिटी, ये क्या करता है, इस जो स्मॉल इनहेरिटेड वेरिएशंस होता है जीवों में, इसके द्वारा नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है, क्या, इंडिविजुअल्स एबिलिटी, उसकी क्षमता को बढ़ाता है। एक तरह से ये प्रकृति क्या करता है, परीक्षा लेता है, क्या करता है, टेस्ट लेता है किसी जीवों का, कि तुम में वो कैपेसिटी जो है, वो एबिलिटी जो है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर बढ़ा लिया, अगर उसके विरोध में खड़ा हो गया और उसके जैसा बदल गया, तो एबिलिटी बढ़ गया। टू कंप्लीट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, अगर वो एबिलिटी कंप्लीट रूप से उसमें हो गया तो वो सर्वाइव करेगा, वो जीवित रह सकेगा, कहाँ पर, इस धरती पर, और रिप्रोड्यूस करेगा। अगर वो जिंदा रहेगा तो अगले जनरेशन को फिर पैदा करेगा और ज़िंदगी उसका, उसके खानदान का, इस स्पीशीज का चलते रहेगा। अगर नहीं सर्वाइव कर पाया तो वो खत्म हो जाएगा, एबिलिटी ही नहीं आएगा उसके पास, तो वहीं पर खत्म, जनरेशन खत्म हो जाएगा। बहुत सारे जीव जो है अभी खत्म हो गए। बहुत सारे हम लोग देखते हैं अभी रेडिएशन हो रहा है, मोबाइल का प्रयोग बढ़ा तो सैटेलाइट को हम लोग अंतरिक्ष में छोड़ते हैं और वहाँ से एक रे आता है, यहाँ से छोड़ते हैं आता है, इस रेडिएशन के बीच में जो पड़ रहा है पक्षी कुछ ऐसे हैं, वो पक्षी नहीं अपने को चेंज कर पाया, उसको झेल नहीं पाया और क्या होने लगा, वो खत्म होने लगा। कुछ पक्षी अब दिखता नहीं है ना, तो वो क्या हो गया, विलुप्त होने के कगार पर चल गया। तो और अगर वो चेंज कर लेता तो वो सर्वाइव कर पाता, वो जीवित रह सकता था। इट इंक्लूडेड द ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसम्यूटेशन ऑफ स्पीसीज। एक वर्ड है ट्रांसम्यूटेशन, म्यूटेशन एक वर्ड है बायोलॉजी में, ठीक है। म्यूटेशन क्या होता है, ये जीन में चेंज कर देता है। हम बोलते हैं ना कि हमारा जीन नहीं बदल सकता है, हम आदमी है तो आदमी ही रहेंगे, लेकिन जीन अगर जीन बदल गया तो वो चेंज हो सकता है। ये म्यूटेशन रेडिएशन के द्वारा होता है, किसी खास कारण से होता है। तो ट्रांसम्यूटेशन ऑफ स्पीसीज, अगर एक स्पीसीज में म्यूटेशन होकर के दूसरा स्पीसीज बन गया तो वो क्या हो गया, ट्रांसम्यूटेशन हो गया स्पीसीज का। तो ये कह रहा है कि ये सिद्धांत कैसा लग रहा है कि ये इसी का ये सिद्धांत है। उस समय म्यूटेशन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। बेसिक टेनेट्स ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का जो सिद्धांत है इसका बेसिक 4 पॉइंट है, ठीक है। टेनेट्स हो गया सिद्धांत, थ्योरी। इसका मुख्य बात क्या क्या है, तो कह रहा है मोर इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड ईच जनरेशन देन कैन सर्वाइव। क्या मतलब हुआ कि सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा इंडिविजुअल्स अपने को बदलता है और जनरेशन उसका सर्वाइव कर पाता है अगर वो अपने आप में चेंज लाया। फिनोटाइपिक वेरिएशन, फिनोटाइपिक क्या हुआ, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। एक्सटर्नल जो चेंज होता है बॉडी में, बाहर से जो चेंज होता है उसको कहते हैं फिनोटाइपिक, ठीक है। चेंज दो तरह का होता है, वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन मतलब चेंजेज, ठीक है, वैरायटी बनना। तो कितना तरह से चेंज होता है, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। तो जीनोटाइप कहाँ चेंज होगा, जीन में चेंज होगा, जिसको कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है। दूसरा चेंज क्या होगा, फिनोटाइप, जो जीन में चेंज तो नहीं होगा लेकिन बाहर से चेंज होता हुआ दिखेगा। तो फिनोटाइपिक वेरिएशंस होता है एग्जिस्ट अमंग इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स में ये एग्जिस्ट करता रहता है। एंड वेरिएशंस इज हेरिटेबल, और जो वेरिएशंस होगा वो हेरिटेबल होगा, एक जीव से दूसरे जीव में चल जाए। इन्होंने ये कहा था, कट गया सिद्धांत बाद में, ये कहा कि इस बॉडी में जो चेंज होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो जो गुण है वो आगे हेरिटेबल होता है, वो आगे जनरेशन में जाएगा। तो इस सिद्धांत को क्या कह सकते हैं,
कि अगर हम कुश्ती करके, हम जो है जिम करके अपने बॉडी को स्ट्रांग बना लें, पहलवान बना लें, तो हमारे जो बच्चे होंगे वो ऑटोमेटिकली पहलवान होंगे। तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये सिद्धांत कट गया। तो इसके लिए काटने के लिए एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक चूहा लिया, ठीक है, चूहा लिया और इसका पूंछ जो है, पूंछ को क्या किया, काट दिया। क्या किया, इसको चूहे के पूंछ को काट दिया और उसका जनरेशन, उसको रिप्रोडक्शन करवाया। तो उसके बाद जो उसका बच्चा हुआ उसको फिर पूंछ हो गया, उसका फिर पूंछ काट दिया, ठीक है, अब फिर जनरेशन, अगला जनरेशन कराया। इस तरह से जो है 21 बार आगे बढ़ा जनरेशन करके देखा, ठीक है। तो 21वां बार भी बच्चा में पूंछ निकल गया। तो इस सिद्धांत कट न गया कि फिनोटाइपिक चेंज जो होता है वो हेरिटेबल होता है। इन्होंने कहा कि वो चेंज होता है और आगे चल जाता है, लेकिन किसी बायोलॉजिस्ट ने इसको प्रूव करके दिखाया कि ऐसा नहीं होता है। ऐसा कब होता है, जब जीनोटाइपिक चेंज होता है, ऊपर से चेंज होने से नहीं होता है। अगर हम काले हैं और ऊपर से पूरा पेंट करके गोरे हो गए तो हमारे बच्चे गोरे हो जाएंगे? ये नहीं होगा, क्योंकि हमने चेंज क्या किया है, फिनोटाइपिक चेंज। दोज इंडिविजुअल्स विद हेरिटेबल ट्रेट्स, ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा जीव जिसमें ऐसा गुण है, ट्रेट मतलब गुण, ठीक है, जो हेरिटेबल है, जो जाने वाला है दूसरे जीवों में, बेटर सुटेड टू द एनवायरनमेंट विल सर्वाइव, और वो एनवायरनमेंट से बेटर सूट करता है। ऐसा गुण किसी जीव में है जो उस एनवायरनमेंट में जहाँ वो रहता है वो बेटर सूट करता है, अच्छी तरह से वहाँ निभ रहा है, वो जी रहा है, तो वो सर्वाइव, वो क्या होगा, आगे सर्वाइव करेगा, क्योंकि वो बेटर सूट कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो चाहिए बॉडी को, वो नीड उसका उस एनवायरनमेंट से पूरा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सर्वाइव होते रहेगा। सर्वाइव मतलब हमेशा जीवित रहेगा। कब तक, जब तक वो सूटेड नहीं रहेगा। when reproductive isolation, आइसोलेशन मतलब क्या हुआ, अलग होना, आइसोलेट मतलब अलग हो जाना। अगर रिप्रोडक्टिव रूप से कोई इंडिविजुअल्स अलग हो जाता है तो अगर न्यू स्पीसीज विल फॉर्म, कह रहा है कि अगर कोई जनरेशन अपना अलग कर ले और उसका रिप्रोडक्शन अलग ढंग से, अलग वातावरण में होने लगे, तो नया स्पीसीज बन जाएगा, न्यू स्पीसीज विल फॉर्म। इन्होंने वही अब देखा कि दूसरे द्वीप पर जब गए तो वहाँ पर अलग अलग तरह के जीव थे, लेकिन बहुत हद तक मिलता था, लेकिन उसका नाम अलग बोला जाएगा क्योंकि उसमें कुछ गुण अलग से निकला हुआ है। तो वही कह रहा था ये कि आइसोलेट अगर हो गया किसी जीव में कोई अलग जगह पे, तो न्यू स्पीसीज बन जाएगा। इस तरह का डार्विन का ये मेन सिद्धांत था। और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, लाइफ में जो डाइवर्सिटी है, जो विविधताएं हैं, वो क्या है, कैसे है। हम लोग जिंदगी में जो अलग अलग तरह के विविधताएं हैं वो किसके कारण है, वो होता है ये प्रोडक्ट है, वो उत्पाद है किसका, मॉडिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशंस बाय नेचुरल सिलेक्शन। हम लोगों में जो विविधता है वो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा अलग अलग गुण हुआ है। Where some traits were favored in an environment over others, environment के द्वारा जो फेवर करता है और सिलेक्शन उसी का होता है, इस कारण से बार बार गुणों में मॉडिफिकेशन होता है, और इसी कारण से अलग अलग जीवों में मॉडिफिकेशन होकर के अलग अलग जीव बना और वो डाइवर्सिटी हुआ। हमारे भारत में हजारों तरह के जीव पाए जाते हैं, एक ही जीव का कई वैरायटी है। आम ले लेंगे तो आम बहुत सारे वैरायटी में आते हैं, कोई फल ले ले, कोई जीव ले ले, कोई पौधा ले ले, तो उसके वैरायटी बहुत सारा है। इसी से सिलेक्शन के द्वारा ही जो नेचुरल सिलेक्शन करता है, इसी के लिए एक टर्म कहा गया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये कहा गया है कि योग्य व्यक्ति का चयन होना, ठीक है, योग्यतम व्यक्ति जो होता है उसी का चयन होता है। सिलेक्शन किसका करता है, जो सबसे योग्य रहता है, जो सबसे फिट रहता है। तो यही कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, धरती पर वही जीव जीत पाता है जो सबसे फिट है। तो ये क्या कह रहा है कि फिटनेस इज द एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ये फिटनेस को ध्यान देने के लिए कहा गया कि अगर हम फिटनेस है, फिटनेस किसके कारण,
वायुमंडल के आधार पर जैसा वातावरण है उसके हिसाब से हम फिटनेस अगर बना लें तो हम सरवाइव कर पाएंगे और रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, हम जीवित रहेंगे और आगे भी जनरेशन को हम बढ़ा सकेंगे। यही एक कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम सर्वाइव कैसे करेंगे तो हमको उसके लिए फिट होना पड़ेगा। फिट कैसा होना पड़ेगा, जैसा वातावरण है। जैसे कि अभी अचानक ठंड पड़ने लगे तो उसके लिए हमको फिट होना पड़ेगा ना, उसके लिए हमको रजाई ओढ़ना पड़ेगा, अपना जैकेट डालना पड़ेगा ना। तो उसके हम क्या किए, हम वातावरण के हिसाब से अपने को फिट किए, तभी हम जीवित रह सकते हैं। इवोल्यूशन जो होता है, ये चेंज जो होता है दो तरह का हम लोग देखते हैं। वो चेंज होता है, एक होता है माइक्रो लेवल पर, एक होता है मैक्रो लेवल पर। माइक्रो और मैक्रो क्या है, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म लेवल पर, छोटे छोटे, और मैक्रो क्या होता है, बड़े स्तर पर। ठीक है, माइक्रो एवोल्यूशन हो गया छोटे स्तर पर। अगर ये माइक्रो एवोल्यूशन किसी जीव में होता है, ये क्या करता है, काउजिंग ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन को क्या करता है, टू चेंज कलर। किसमें चेंज करता है, कलर में, और किसमें चेंज करेगा, साइज में। हम लोग देखते हैं कि जो लंबे होते हैं उसके बच्चे लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। अगर ये हल्का सा वेरिएशन अगर हो गया तो वो माइक्रो एवोल्यूशन है। ठीक है, सभी मतलब फादर छोटे छोटे हैं और बच्चे हो गए बड़े, तो चेंज हुआ ना, तो ये वो चेंज हमेशा के लिए नहीं हुआ, उसके बच्चे कुछ छोटे हो सकते हैं। तो ये जो माइक्रो एवोल्यूशन होता है इसमें कलर और साइज जैसे छोटे छोटे चेंज होते हैं ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल जनरेशन। कई जनरेशन के बीच में हम देखें तो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है। लेकिन माइक्रो एवोल्यूशन क्या है, ये बड़े स्तर पर चेंज होता है। तो ये अगर हुआ तो कैन क्रिएट इंटायरली न्यू स्पीसीज। अगर ये हो गया तो पूरी तरह से एक नया जीव बन जाता है। अगर किसी जीव में, मानव में अगर कलर चेंज हो गया, गोरे आदमी को काला बच्चा हो गया, तो आदमी नहीं रहा, तो व्यक्ति ही न रहेगा, मानव ही रहेगा, वो दूसरा जीव नहीं बन जाएगा। एक बकरी के बच्चे, अगर बकरी वाइट कलर की है तो उसका जो बच्चा होता है वो चटकबरा कलर का हो सकता है, कलर में चेंज होगा लेकिन वो स्पीसीज नहीं बदलेगा। लेकिन अगर मैक्रो लेवल पर चेंज हुआ तो स्पीसीज बदल जाएगा। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि डायनासोर जो थे, ठीक है, वो चेंज होकर के उसका वो हाथ बन गया, पंख बन गया, वो पक्षी बन गया। उनका जो अध्ययन है, ठीक है, डायनासोर से क्या बन गया, पक्षी। अलग अलग स्पीसीज में है दोनों। एम्फीबियस मैमल्स जो होते हैं, एम्फीबियंस जो होते हैं, जो पानी और मिट्टी दोनों पर रहते हैं, वो वेल्स में बदल गया। एंसेस्टर ऑफ एप्स, बंदरों के, लंगूरों के जो एंसेस्टर पूर्वज थे वो ह्यूमन में बदल गए, आदमी में बदल गए। हम लोग मानते हैं ना आदमी का विकास बंदरों से हुआ है, तो ये इन्होंने ही कहा था। वो चेंज कैसा हुआ था, तो माइक्रो इवोल्यूशन हुआ, इससे अलग जीव ही बन गया। हम लोग ने देख ही लिया था कि 12 फरवरी 1809 को डार्विन और अब्राहम लिंकन दोनों का जन्म हुआ था। और देखते हैं प्रकृति का क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। प्रकृति विकास कैसे करती है, तो धीरे धीरे चेंज करता है, क्रमिक परिवर्तन करता है। ठीक है, विशेष प्रकार की कई प्रजातियों के पौधे पहले एक ही जैसे थे। इनका क्या कहना है डार्विन का, इससे कि एक ही पौधा, एक ही तरह का पौधा था और बाद में उसमें परिवर्तन होते 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 कई तरह के पौधे कई जातियों में बदल गए। वही कह रहा है विशेष प्रकार की कई प्रजातियों के पौधे। अभी जो विशेष प्रकार के पौधे हैं पहले एक ही जैसे थे, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उनकी रचना में परिवर्तन होकर नई प्रजाति बनी। नया जो प्रजाति पौधे का भी देखते हैं हम लोग, वो सब बाद में बना। इसके कारण भौगोलिक परिस्थिति के कारण उसका जो भूगोल था, जैसा जैसे वातावरण में वो बसा, वैसा ही वो अपने आप को परिवर्तन कर लिया। जब हम किसी वस्तु का उपयोग बंद कर देते हैं, इनका एक सिद्धांत है, इनका विचार था डार्विन का, अगर हम किसी वस्तु का प्रयोग जो है, उपयोग जो है, अगर वो बंद कर दे, उसका उपयोग हम नहीं करने लगे, तब वह वस्तु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अगर हम किसी चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं तो वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि कहा गया कि आदमी जो है अपने पूंछ का उपयोग नहीं करने लगा तो पूंछ क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर हम अपने हाथ का उपयोग नहीं करें, हाथ चुपचाप स्थिर सब दिन ऐसे रखें, तो ये हाथ एक दिन काम नहीं करने लगेगा। तो इस तरह से जो है इन्होंने बताया कि यूज करना, अगर
जरूरी है अगर हमको उसको सर्वाइव करना रखना है तो। इनके बाद और सिद्धांत आया जैव विकास का सिद्धांत, ठीक है। इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया गया है। जैव विकास का सिद्धांत है क्या, मुख्य रूप से इसको समझेंगे। इवोल्यूशन का आया है इसमें, डार्विन ने कहा था। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ये जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा, परिभाषा दे रहे हैं इसका, जैव विकास का, इवोल्यूशन का। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास। हम जीवों की उत्पत्ति कैसे हुआ और उसका इतिहास क्या रहा उसके पूर्वज का, ठीक है। तथा उनमें समय समय पर वे क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं कि बाद में धीरे धीरे उसमें कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे वेरिएशन हुआ। और इसको पढ़ने का जो हम काम करते हैं जिस शास्त्र में, और यह शास्त्र क्या है, बायोलॉजी का है, जीव विज्ञान का है। जीव विज्ञान के जिस शाखा में यह अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं इवोल्यूशन, उसी कहते हैं जैव विकास। लेमार्क ने कहा था एक और बात, इनसे अलग थोड़ा सा है, उन्हीं के समकालीन है, कि उपार्जित लक्षण का सिद्धांत दिया, ठीक है। कि बात हम लोग जो जैसा जरूरत पड़ता है वैसा उपयोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, और उसके आधार पर जो लक्षण होता है उसके द्वारा विकास होता है। उपार्जित लक्षण का विकास, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के द्वारा विकास। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था क्या ना, वो जिराफ का एग्जाम्पल दिया था। किसका दिया था, जिराफ का। तो जिराफ घास खाता था पेड़ पौधे से, तो घास खाते खाते जंगल सफाया हो गया और जंगल के ऊपरी छोर पर घास रहने लगा। तो ये अपना जो गर्दन था उसको ऊंचा करके खाने की कोशिश करने लगा। खाते खाते कई जनरेशन में उसकी गर्दन जो है क्या हो गई, लंबी हो गई। तो ये इन्होंने कहा कि लक्षण उपार्जित हुआ, बाद में ग्रहण किया गया। इनके द्वारा बहुत सारे बात को जो हम लोग देखे उनमें बहुत सारा बात बाद में खंडन हुआ, उनकी आलोचना हुई। तो एक और सिद्धांत आया बाद में, नव डार्विनवाद, न्यू डार्विन। डार्विन के बाद इनके सिद्धांत में नया सिद्धांत देने के लिए जो सिद्धांत आया वो क्या कहलाया, नव डार्विनवाद। इसमें जीन म्यूटेशन, जो यहाँ बात अभी किए थे म्यूटेशन का, जीन म्यूटेशन, वेरिएशंस, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आइसोलेशन, इस सब का अध्ययन किया गया। इस पर अलग से विचार करना पड़ेगा नव डार्विनवाद पर। आज हम लोगों ने समझा किसके बारे में, डार्विनवाद के बारे में। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।